नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टीईटी पावर पैक। इस वीडियो के अंदर हम आपको 5 ऐसे बेहतरीन टॉपिक को तैयार कराएंगे जो कि दोस्तों कम से कम 5 या 6 अंक आपके टीईटी के पेपर में फिक्स हो जाएंगे। देखिए, पहला जो टॉपिक है इसमें वो है अब्राहम मास्लो का आवश्यकता का सिद्धांत, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो है वो है रॉबर्ट गैने का सिद्धांत। तीसरा टॉपिक है सिगमंड फ्राइड के का सिद्धांत समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट है वो है विलियम मैकडूगल के 14 संवेग और मूल प्रवृत्ति। पांचवा जो टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा, आवश्यकता, मांग एवं प्रेरणा का सिद्धांत। ये 5 वो टॉपिक हैं। एक एक टॉपिक इनमें अपने आप में चुनिंदा टॉपिक है। कोई भी दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो बिल्कुल आज इस वीडियो में आपको आनंद आने वाला है। टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद 40 हम इसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी लगाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए देखिए, टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है और पहला टॉपिक हम लेते हैं गैने का अधिगम सिद्धांत, जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी टेट के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें परिचय दे रखा है। परिचय क्या है समझो। देखो, रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया है। किसके अनुसार? रॉबर्ट गैने के अनुसार जो अधिगम है, अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया है जो अनुभव से होती है और यह व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती है। एक इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। पुस्तक जरूर याद कर रखना है। पुस्तक का नाम देखिए द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे लिखना है द कंडीशन ऑफ लर्निंग 1970। इस पुस्तक को आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में ये पुस्तक पूछी जा सकती है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल और समझिएगा। इसके बाद देखिए रॉबर्ट एम गैने, ठीक है। इनकी जो बुक है मैंने आपको बताई है। बुक क्या है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये बुक आपको याद रखनी है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। बुक मैंने आपको बता दी 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग यानी कह सकते हो आप अधिगम के मूल 8 प्रकार का वर्णन इन्होंने किया है। किसने? रॉबर्ट एम गैने ने। सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, यह एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर एक स्किप हो जाए तो जो नेक्स्ट टाइप है लर्निंग पर प्रभाव उसका पड़ेगा। तो जो अब 8 प्रकार जो बताए हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। पेपर में यहीं से क्वेश्चन बार बार बनता है। चलिए, इस स्लाइड को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। यहीं से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा और इससे बाहर क्वेश्चन इससे नहीं जाएगा। और सुपर टैट में यहाँ से क्वेश्चन बना भी है। यहाँ पे लिखा है देखिए, गैने के अधिगम सोपान की नीचे से ऊपर की ओर। क्या लिखा है? नीचे से ऊपर की ओर, यानी इस टाइप की ओर, ठीक है। तो ये जो है वो सरल से कठिन की ओर ग्राफ है। ये ध्यान रखना, क्या है? सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसको ट्रिक से याद करवाऊंगा, बस आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे क्या दिया है? सबसे पहले नंबर पे है संकेत अधिगम यानी सिग्नल लर्निंग। सेकंड नंबर पे है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम यानी एसआर लर्निंग। तीसरे नंबर पे है श्रृंखला अधिगम, चयन लर्निंग। चौथे नंबर पे है शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग। और आपका 5वें नंबर पे है देखिए आपका बहुविभेदन अधिगम। 6 नंबर पे है कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम। और 7 नंबर पे है सिद्धांत अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग। और 8वें नंबर पे है लास्ट आपका समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। इनको मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बात अभी आप समझिए। देखो, सबसे अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है, क्वेश्चन पेपर में जो बनता है वो क्या बनता है?
देखो आपसे पूछेगा आप ये बताओ सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम क्या है, कौन सा है। तो देखो यहाँ पे ये है समस्या समाधान अधिगम। ये जो है समस्या समाधान अधिगम है, ये सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम है। ठीक है, ध्यान आपको यही रखना है। और आपसे पूछेगा निम्न श्रेणी का अधिगम कौन सा है, तो आपका जो निम्न श्रेणी का अधिगम है वो है संकेत अधिगम लर्निंग। दो बातें आपने समझ ली, आपने समझा, यानी ये आपका उच्च लेवल का है और संकेत अधिगम क्या है, निम्न श्रेणी का है। उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो 1 से लेके 4 तक, यानी 1 से लेके 4 तक ये आपको ध्यान रखना है। 1 से 4 तक के अधिगम में तर्क व चिंतन का अभाव पाया जाता है, तर्क और चिंतन इसमें नहीं पाया जाता। लेकिन यही चीज़ 5 से और 8 में देखोगे तो 5 से 8 तक के अधिगम में तर्क और चिंतन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इनका क्रम यहाँ से क्या आएगा, इनका क्रम लगाने को पेपर में आता है। ठीक है, तो क्रम कैसे लगाना है वो उसी की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे आप। तो ट्रिक क्या है पहले वो समझो और ट्रिक के ही माध्यम से चीज़ों को याद करेंगे। देखो ट्रिक जो है हमारी वो है SSC BMC P²। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है साहब, SSC BMC P²। तो समझो ये शब्द आपको याद हो गए, ये वर्ड याद हो गए, तो समझो गहने का अधिगम सोपान की पूरा याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो ये जो पहला वाला S है इसका मतलब है सिग्नल लर्निंग, ये आपको ध्यान रखना है, सिग्नल लर्निंग जो कि निम्न श्रेणी का है। सेकेंड नंबर पे S है तो वो है SR लर्निंग, यानी उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। इसके बाद है C का मतलब है चयन लर्निंग, क्या है, चयन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम। नेक्स्ट है B, तो B से याद रखना है वर्बल लर्निंग, शाब्दिक अधिगम। M से आपको ध्यान रखना है मल्टीपल, और C से आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट लर्निंग, P से ध्यान रखना है प्रिंसिपल लर्निंग, और फिर P से याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है ये आपका उच्च श्रेणी का अधिगम है। जो आपका संकेत अधिगम है ये आपका निम्न श्रेणी का अधिगम है। आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है SSC BMC P²। ये ट्रिक अगर आपको याद रही एग्जाम हॉल के अंदर तो इससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, देखिए विलियम मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियाँ। देखो जितने मूल प्रवृत्तियाँ होंगी उतने ही संवेग होंगे, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर बार दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, देखो 14 मूल प्रवृत्तियाँ आपके सामने हैं। कौन कौन सी हैं समझिए। देखिए पलायन प्रवृत्ति, तो पलायन प्रवृत्ति देखिए खतरे से बचने के लिए या फिर भागने के लिए। अगर आप समझो आपके ऊपर खतरा आने लगे या फिर खतरा आपको दिखने लगे तो आप उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाओगे, यानी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, पलायन प्रवृत्ति। इसी प्रकार है आक्रमण प्रवृत्ति, दूसरों पर आक्रमण करने या लड़ने की प्रवृत्ति होती है ये। नेक्स्ट है जिज्ञासा प्रवृत्ति, यानी नई नई बातों को जानने की उत्कंठा, नई नई बातों को जानने की उत्कंठा यानी जिज्ञासा प्रवृत्ति। नेक्स्ट है भोजन प्रवृत्ति, तो भूख लगने पर अधिक खाने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है निर्माण प्रवृत्ति, यानी कुछ बनाने निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है निर्माण प्रवृत्ति। आत्मदर्शन प्रवृत्ति, अपनी शक्ति सम्मान दिखाने की जो प्रवृत्ति होती है वो है आत्म प्रदर्शन प्रवृत्ति। समपर्णय प्रवृत्ति, दूसरों के सामने झुकने आज्ञा मानने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है संरक्षण प्रवृत्ति, यानी कमजोरों की रक्षा करने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट देखिए संग्रह प्रवृत्ति, वस्तुएं इकट्ठी करने धन जोड़ने की प्रवृत्ति जो होती है ये है संग्रह प्रवृत्ति। अब इनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप बने रहिए वीडियो के अंदर। मातृत्व प्रवृत्ति, यानी संतान के प्रति स्नेह और पालन पोषण की प्रवृत्ति। यौन प्रवृत्ति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है झुंड प्रवृत्ति, यानी समूह में रहने झुंड के साथ चलने की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण प्रवृत्ति, यानी दूसरों की नकल करने की प्रवृत्ति होती है अनुकरण प्रवृत्ति। अनुमोदन प्रवृत्ति, यानी दूसरों की प्रशंसा स्वीकृति पाने की प्रवृत्ति। ये जो मूल प्रवृत्ति हैं यहाँ से पेपर में बनता है क्वेश्चन। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
चलो, एक देखो पलायन मूल प्रवृत्ति आपको पता होनी चाहिए, पलायन को कभी नहीं भूलना। दूसरा नंबर पे जिज्ञासा आपको याद रहनी चाहिए, आत्म प्रदर्शन प्रवृत्ति याद रहनी चाहिए, मातत्व प्रवृत्ति याद रहनी चाहिए, यौन प्रवृत्ति याद रहनी चाहिए, अनुकरण प्रवृत्ति याद रहनी चाहिए, और आपको एक है निर्माण प्रवृत्ति याद होनी चाहिए। वैसे तो 14 की 14 मूल प्रवृत्तियाँ याद रहनी जरूरी है, लेकिन जो मैंने आपको निशान लगाया है ये मेन है, ये आपको याद रहनी चाहिए। अब जब 14 मूल प्रवृत्तियां हैं तो संवेग भी 14 है। तो देखिए, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों से ही संवेग जो है वो जन्म लेता है। तो चलिए इसमें से देखिए, पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए कि क्या है, संवेग है, ये इमोशंस, ठीक है। तो 14 संवेग हैं। तो भय है, देखिए पहला क्या है, भय, यानी किसी भी वास्तविक या कल्पित खतरे से उत्पन्न संवेग जो है वो भय है। नेक्स्ट है क्रोध। तो रोध, बाधा या अपमान से उत्पन्न उत्तेजना जो है वो क्रोध है। घृणा, तो अप्रिय वस्तु स्थिति में होने वाली वितृष्णा। नेक्स्ट है जिज्ञासा, आनंद, दुख, लज्जा, गौरव, ईर्ष्या, घृणा, बैर या फिर प्रेम, सहानुभूति, आशा या फिर निराशा। ये देखिए सारे के सारे संवेग आपको याद होने चाहिए, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पेपर में बनता है। अब कौन कौन से ज़्यादा जरूरी हैं याद करना, उनको समझो। देखो, भय आपको याद रखना है, क्रोध आपको याद रखना है, घृणा आपको याद रखनी है, जिज्ञासा आपको याद रखना है। इसके बाद प्रेम आपको याद रखना है, सहानुभूति याद रखनी है, आशा और निराशा ये दोनों याद रखनी है, दुख और लज्जा ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, एक एक चीज़ को अच्छे से पहले समझिएगा और फिर चीज़ों को आपके याद हो जाएंगी। देखिए, जिज्ञासा में क्या है, देखो नए जानने की इच्छा से उत्पन्न संवेग होता है वो जिज्ञासा है। और आनंद में क्या है, सफलता या सुखद अनुभव से जो उत्पन्न संवेग होता है वो आनंद होता है, ठीक है। दुख कब होगा, तो देखो हानि, वियोग और असफलता से उत्पन्न संवेग जो है वो क्या होगा, दुख होगा। अब मान लो आप टीईटी की तैयारी कर रहे हैं और टीईटी में किसी कारणवश आप असफल हो जाते हैं तो संवेग कौन सा उत्पन्न होगा, तो दुख होगा। नेक्स्ट देखिए लज्जा, यानी अपमान या गलती पर आत्मग्लानि से उत्पन्न जो संवेग है वो लज्जा है। उपलब्धि या सम्मान से उत्पन्न हर्ष जो है वो क्या है, गौरव है। दूसरों के को अधिक पाते देखकर होने वाला जो संवेग है वो ईर्ष्या है। क्या है, ईर्ष्या। किसी के प्रति तीव्र विरोध या नफरत, ठीक है, तो वो क्या है, कह सकते हो आप घृणा या बैर है। नेक्स्ट है किसी के प्रति स्नेह और लगाव का जो संवेग है वो प्रेम है आपका। दूसरों के दुख से प्रभावित होकर सहायता की भावना, ये क्या है, सहानुभूति है। भविष्य में सुखद परिणाम की अपेक्षा का संवेग, ये क्या है, आशा है। आशा टूटने पर उत्पन्न उदासी व हताशा का संवेग क्या है, निराशा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं, देखिए इधर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ये याद रखने हैं संवेग, 14 संवेग ये आपको याद रखने हैं और वो मूल प्रवृत्तियाँ याद रखनी हैं। देख रहे हो संवेग बिल्कुल अलग से है, छोटे छोटे वर्ड हैं संवेग में, 2 अक्षर 3 अक्षर से ज़्यादा लंबा संवेग नहीं है। देखो भय में भी 2 है, क्रोध में भी 2 है, घृणा में भी 2 है, दुख में भी 2 है, लज्जा में भी 2 है, ईर्ष्या 2 है, प्रेम 2 है, आशा 2 है, ठीक है, बैर भी 2 है। और ये देखो जिज्ञासा में 3 है, आनंद में 3 है और आपके सहानुभूति में 3 वर्ड हैं, निराशा में 3 वर्ड हैं, ठीक है। छोटी छोटी ये जो वर्ड हैं इनसे मिलके बताना है संवेग। ये पहचान बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कि संवेग है या मूल प्रवृत्ति है। पेपर में टप जाओगे आप, पेपर में टप जाओगे आप। अब देखो यहाँ पे मूल प्रवृत्ति, तो आप देख रहे हो मूल प्रवृत्ति में कोई ऐसा नाम है जो 2 वर्ड का हो या 3 वर्ड का हो, ज़्यादा वर्ड के हैं। देखो पलायन 4 वर्ड का, आक्रमण 4 वर्ड का, जिज्ञासा जरूर है 3 वर्ड की, ठीक है, 3 वर्ड का। नेक्स्ट देखिए भोजन, सब 3 वर्ड हैं, देखो सब में बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो ये आपको पहचान रखनी है, ऐसे करके आपको पहचान रखनी है। कुछ तो पहचान रखोगे, किसी कारण से बस से भूल जाओ तो ये मैंने आपको पहचान बता दी। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको मनोविज्ञान पढ़नी है अच्छे से तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, टॉप साइकोलॉजी के नाम से बनाई हुई है प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो को देखना, सारी की सारी मनोविज्ञान की परिभाषाएं मैंने ट्रिक से अच्छे से समझाई हुई हैं।
तो अपनी ज़रूरत के अनुसार आप वीडियो को देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए, इस टॉपिक को समझना भी बहुत ज़रूरी है। टॉपिक क्या है समझिएगा। देखो, मैं आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा सिगमंड फ्रायड का। तो सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत इनका फेमस है। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के दो मुख्य संप्रत्यय हैं। तो जो प्रथम संप्रत्यय है पहले उसको समझिएगा। प्रथम संप्रत्यय क्या है समझिए। देखो, यहाँ पे लिखा है सिगमंड फ्रायड का मन का सिद्धांत, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, परिचय देखो। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव मन 3 स्तरों में विभाजित है। इन्होंने क्या है कहा है, मानव जो मन है वो 3 स्तरों में विभाजित है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक है देखिए चेतन मन, दूसरा है अर्धचेतन, तीसरे नंबर पे है अचेतन। यानी चेतन मन का मतलब है सीधे सीधे कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन प्री कॉन्शियस माइंड, अचेतन अनकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे समझो चेतन मन, आप क्या समझ रहे हैं, चेतन मन ये जो होता है ये दोस्तों चेतन मन 10% होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अचेतन। यहाँ पे देखो अचेतन ये जो होता है दोस्तों ये 90% मन का जो लगभग है 90% हिस्सा होता है। कितना परसेंट, 90% हिस्सा होता है। और चेतन मन जो है वो मन का 10% हिस्सा होता है। इतनी बात आपने समझ ली। अब यहाँ पे समझो पहले चेतन मन के थोड़े से बारे में, कॉन्शियस माइंड के बारे में। देखो, इसमें वे सभी विचार, भावनाएं और इच्छाएं होती हैं जिनके बारे में हम समय जागरूक हैं। हम इस समय जागरूक हैं। यह मन का छोटा सा भाग होता है। आपने क्या समझा, चेतन जो मन है इसमें सभी विचार, भावनाएं, इच्छाएं होती हैं जिनके बारे में हम इस समय जागरूक हैं, और यह जो है वो मन का छोटा सा भाग है। तो आपने क्या समझा, चेतन मन के बारे में आपने क्या समझा, चेतन मन के बारे में आपने समझा इसमें वे सभी विचार, भावनाएं और इच्छाएं होती हैं जिसके बारे में हम इस समय जागरूक हैं। जैसे यह मन का छोटा एक भाग होता है। ठीक है, और एक बात बता दें, देखिए चेतन मन के बारे में थोड़ा सा और समझो। यह मन का वह भाग है जो वर्तमान में हमारी सोच, विचार और अनुभवों में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए वो है अर्धचेतन मन। मैंने आपको बताया जो चेतन मन है ये मन का 10% है। मन का कितना परसेंट है, ये 10% है। नेक्स्ट है अचेतन मन। तो इसमें क्या है, इसमें वे बातें होती हैं जिन्हें हम अभी याद नहीं कर रहे होते। नहीं कर रहे होते लेकिन प्रयास करने पर याद आ जाती हैं। यह जो है नेक्स्ट पॉइंट है, यह चेतन और अचेतन के बीच पुल का कार्य करता है। तो पुल का कार्य कौन करता है, ये अर्धचेतन मन है। ठीक है, अर्धचेतन मन चेतन व अचेतन के बीच एक पुल का कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, और दूसरी बात समझिए। देखो, ये जो अर्धचेतन मन है यह मन का वह भाग है जिसकी बातें अभी तो याद नहीं लेकिन प्रयास करने पर याद आ सकती हैं। इसमें क्या है, इसमें हमारे वे अनुभव, स्मृतियाँ और जानकारी होती हैं जो वर्तमान में चेतना में नहीं हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं उदाहरण दूं तो उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूं कल मैंने क्या खाया था, या बचपन की कोई घटना, तो ये चीज़ इसमें याद आ सकती है। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल दूं मैं चेतन मन का, तो मैं पढ़ रहा हूं, मैं यह लिख रहा हूं। ठीक है, यह हमारी जो है वो वर्तमान, ठीक है, यह कह सकते हो आप कि जो चेतन मन का वह भाग है जो वर्तमान में हमारी सोच, विचार और अनुभवों में है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये चेतन मन और अर्धचेतन मन समझ में आया होगा। अब चलिए अचेतन मन, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सारे इसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए अचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है, इसमें वे इच्छाएं, भावनाएं, यादें और अनुभव होते हैं जो व्यक्ति को पता ही नहीं होते लेकिन वे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये मन का सबसे बड़ा भाग होता है। ये मन का कितने % भाग होता है, तो ये मन का 90% भाग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह मन का सबसे बड़ा और गहरा भाग है, जो कह सकते हो ये जो अचेतन मन है ये मन का सबसे गहरा और बड़ा भाग है। इसमें हमारी आदिम इच्छाएं, दबी हुई भावनाएं, भय, वासनाएं और अप्रिय स्मृतियां रहती हैं।
ठीक है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो जैसे बचपन की कोई भी दबी हुई याद या फिर डर या इच्छा, ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपकी समझ में आई होंगी। तो ये चीज़ें आपको भूलना नहीं है। मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। मन को 3 स्तरों में विभाजित किया है किसने? फ्रायड ने। कौन कौन सा? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। जो आपका अर्धचेतन मन है ये चेतन और अचेतन, ये चेतन और अचेतन, ठीक है। अर्धचेतन जो है वो चेतन और अचेतन के बीच एक पुल का कार्य करता है। चेतन मन है वो मन का 10% है, ठीक है। अचेतन मन है वो मन का 90% है। ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो चलिएगा मुख्य बातें समझिएगा थोड़ी। मुख्य बातें क्या हैं उनको जानो। देखो, फ्रायड के अनुसार अधिकतर व्यवहार अचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। यानी फ्रायड के अनुसार अधिकतर व्यवहार जो है वो अचेतन मन द्वारा कंट्रोल होता है। अचेतन मन में दबी इच्छाएं, सपनों, भूल, ठीक है, आदि के रूप में प्रकट होती हैं। व्यक्तित्व का विकास इन्हीं तीनों स्तरों के परस्पर संबंध से होता है। ट्रिक कैसे याद रखोगे? ट्रिक से याद रखो। देखो, चेतन क्या है? छोटा दिखता है। चेतन छोटा दिखता है, अर्धचेतन बीच में रहता है और अचेतन जो है सबसे बड़ा भाग है। ये आपको ध्यान रखना है। चेतन मन का 10% भाग है तो अर्धचेतन तो बीच में रहता ही है और अचेतन आपका क्या है? ये आपका 90% मन का भाग है और अर्धचेतन जो है वो चेतन और अचेतन मन के बीच जो है एक पुल का कार्य करता है। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो चलिए द्वितीय संप्रत्यय को समझिए। देखो, इसमें क्या है? फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना इड, ईगो और सुपर ईगो के रूप में होती है। यानी फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना इड, ईगो, सुपर ईगो के रूप में होती है, ठीक है। इड को वो कहते हैं हिंदी में, इड को कहते हैं दोस्तों इदम। क्या कहते हैं? इदम कहते हैं इड को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। इड यानी इदम, ईगो यानी अयम, सुपर ईगो यानी परमयम। तो देखो, इड में क्या है यानी इदम में क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। देखो, जन्मजात इच्छाएं और आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह आपको ध्यान में रखना है। ईगो यानी अहम यथार्थ सिद्धांत पर कार्य करता है। इड और सुपर ईगो के बीच क्या है? संतुलन का काम करता है। इड और सुपर ईगो के बीच में क्या है? इस बीच संतुलन का काम या संतुलन बनाता है। इस प्रकार से ध्यान रखिए आप, या संतुलन बनाता है या संतुलन का कार्य करता है। सुपर ईगो यानी परमहम नैतिकता और आदर्शों का क्या है? प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे 2 टॉपिक हैं। एक है अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत और जो दूसरा है वो है मास्लो का आवश्यकता सिद्धांत। ये दोनों टॉपिक अपने में अलग अलग हैं, लेकिन कई कारणवश जब तैयारी आधी अधूरी होती है तो हमारा मिक्स हो जाता है। हमें यही लगता है दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो एक नहीं है, अलग अलग हैं। दोनों में अंतर थोड़ा सा समझो, फिर अपने लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो देखो, मास्लो का आवश्यकता सिद्धांत क्या है? इसमें मुख्य विचार क्या है? इसमें मुख्य विचार है मनुष्य की आवश्यकताओं का क्रम है इसमें। और अच्छा, इसमें क्या है? देखिए, इसमें मांग और आवश्यकता से प्रेरणा उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। केंद्र बिंदु क्या है? विभिन्न आवश्यकताएं हैं। विभिन्न क्या है? आवश्यकता। इसमें है मांग और प्रेरणा की प्रक्रिया। देखिए, क्रमबद्धता क्या है? हाँ, नीचे से ऊपर क्रम में एक सीढ़ी के रूप में है। और इसमें क्या है? नहीं, निश्चित क्रम में नहीं, स्थिति के अनुसार बदलता है। उद्देश्य क्या है? मानव की आवश्यकताओं को समझना है। किसमें? मास्लो का आवश्यकता सिद्धांत में। लेकिन इसमें प्रेरणा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को समझना है, क्योंकि अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत है। नेक्स्ट है स्थिर और क्रमबद्ध है। ये मास्लो का आवश्यकता सिद्धांत है वो स्थिर और क्रमबद्ध है, लेकिन ये जो है वो गतिशील और परिवर्तनशील है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे समझो। उदाहरण के तौर पे आप समझोगे, जो आपका उदाहरण देखिए, पहले भोजन, फिर सुरक्षा, फिर सम्मान, फिर आत्म साक्षात्कार। इसमें क्या है? पहले मांग, फिर तनाव, फिर प्रेरणा, फिर कार्य, फिर संतुष्टि। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। तो चलिए, नया टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक क्या है? देखिए, मास्लो का आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है। थोड़ी सी पॉइंट को समझ लीजिए यहाँ पे। पहले
देखो मास्लो ने मानव की आवश्यकताओं को 5 स्तरों में विभाजित किया है। कितने स्तर में? 5 स्तर में। इन आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर ही मनुष्य जो है वो उच्च स्तर की आवश्यकता की ओर बढ़ता है। इसे ही मानवतावादी आवश्यकता सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, मुख्य विचार समझो पहले। यहाँ पे देखो मुख्य विचार समझो। मनुष्य जो है, मनुष्य की आवश्यकताएं एक क्रम में होती हैं। मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो एक क्रम में होती हैं। निचली आवश्यकता पूरी होने पर ही व्यक्ति उच्च आवश्यकता की ओर बढ़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे आवश्यकता की सीढ़ी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे आवश्यकता की सीढ़ी कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखनी है, देखो मास्लो ने सन 1954 में, कब? मास्लो ने सन 1954 में, ठीक है, सन 1954 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, इनकी पुस्तक कौन सी है? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया तथा व्यक्तित्व की व्याख्या मांग के सिद्धांत के आधार पर रखी। तो मास्लो के अनुसार व्यक्ति जो है वो अपनी आवश्यकताओं को एक निश्चित क्रम में संतुष्ट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो में बने रहना है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये 5 स्तर हैं। ये 5 स्तर हैं, ये आपको क्रम से याद रखने हैं। अगर आपको क्रम याद नहीं रहा तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, गलती आपसे हो जाएगी। ठीक, सबसे पहले देखिए ये आपके 1 और 2 नंबर पे सबसे पहले ये दिए हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये निम्न स्तरीय हैं। ये निम्न स्तर की मांग है। किस स्तर की है? ये निम्न स्तर की मांग है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, निम्न स्तर की ये मांग है। और ऊपर वाले देखो 3, 4, 5, यानी 3, 4 और 5, ये जो है ये उच्च स्तर की मांग है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? ये उच्च स्तर की मांग है। ये उच्च स्तर की मांग हो गई। और पहले दूसरी जो मांग है ये निम्न स्तर की मांग है। इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो सबसे पहली मांग क्या है यहाँ पे समझो, वो है शारीरिक आवश्यकता। क्या है दोस्तों? शारीरिक आवश्यकता। जैसे यह सबसे बुनियादी आवश्यकता होती है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। क्या है? जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो उदाहरण आपको दूँ तो देखो जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, वायु हो गई, नींद हो गया, वस्त्र हो गया और आवास हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ में आराम और जोड़ लो और यौन आवश्यकता भी जोड़ लो। ठीक है, ये उदाहरण है शारीरिक आवश्यकता की। तो पहली आवश्यकता क्या है? शारीरिक आवश्यकता है मनुष्य की। ये आपको ध्यान रखना है। और ये निम्न कह सकते हो, निम्न स्तरीय ये आवश्यकता है। ठीक, इसको मैं ट्रिक से आपको समझाऊंगा कैसे आप एग्जाम हॉल तक चीज़ों को याद रखोगे। तो चलिए अब जो देखो दूसरी आवश्यकता है ये भी आपकी निम्न श्रेणी की है। जब आपकी पहली आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तब आप बढ़ोगे दूसरी आवश्यकता की ओर। ठीक है, पहली आपकी पूरी हो गई, फिर बढ़ोगे आप सुरक्षा की आवश्यकता। तो देखो सुरक्षा की आवश्यकता में कैसे याद रखोगे क्या है? देखो इस स्तर पर व्यक्ति शारीरिक व मानसिक सुरक्षा की अपेक्षा करता है। जैसे देखो शारीरिक सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा, यानी भविष्य की भी सुरक्षा की मांग करता है। तो ये जो 2 हैं ये आपके ये निम्न स्तरीय मांग हो गए कंप्लीट। जैसे ही ये भी दोनों डिमांड पूरी हो जाती हैं, दोनों मांग पूरी होती हैं, तो वो पहुंचता है तीसरी वाली स्टेप पर। अब तीसरी वाली जो स्टेप है वो है प्रेम और संबंध की आवश्यकता। क्या है? प्रेम और संबंध की आवश्यकता। इसी को कहते हैं सामाजिक मांग। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? सामाजिक मांग। ठीक है, तो पेपर में सामाजिक मांग आए तो आपको घबराना नहीं है, इसी को समझना है, यही आपकी सामाजिक मांग है। तो सामाजिक मांग में क्या है? देखो इस स्तर पर व्यक्ति प्रेम, अपनापन और संबंधों की तलाश करता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो देखो मित्रता, परिवार, अपनापन, समूह से जुड़ाव, समाज में स्वीकारता, सहयोग और संबंध भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक आवश्यकता है। जैसे ही यह वाली आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, तो फिर नेक्स्ट मांग क्या होगी? तो चौथी मांग आ गई आपकी सम्मान की आवश्यकता। क्या है? सम्मान की आवश्यकता। ठीक है, तो सम्मान की आवश्यकता में क्या है? देखो
सम्मान की आवश्यकता में ध्यान से समझो। इस स्तर पर व्यक्ति क्या चाहता है? सम्मान, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान की अपेक्षा करता है। ठीक है, आत्मसम्मान की अपेक्षा करता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो जैसे दूसरों से सम्मान मिलना, उपलब्धि पर प्रशंसा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान, ये सब बात होगी इसी के अंतर्गत सम्मान की आवश्यकता। ठीक है, जब आपकी ये भी मांग पूरी हो जाएगी तो व्यक्ति पहुंचता है अंतिम की ओर, यानी जो मास्लो ने बताया है आपका 5वें नंबर का आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। ठीक है, तो देखो ये जो स्तर है ये सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता है। क्या है? सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता का विकास करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, ठीक है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो सृजनात्मक कार्य करना, या फिर व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति, या फिर आत्मविकास, या फिर नैतिक एवं आदर्श जीवन। तो कुल मिला के ये आपकी अब्राहम मास्लो, ठीक है, मास्लो का आवश्यकता सिद्धांत था, ये आपको याद रखनी है। उच्च स्तरीय मांग कौन सी है, निम्न स्तरीय मांग कौन सी है, ये आपको याद हो चुकी हैं। ठीक है, और देखो कैसे याद रखोगे, ये क्रम से आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो आपको एक बात और बता दें, ये शारीरिक आवश्यकता है, तो यहाँ पे आपकी दैहिक मांग भी हो सकता है। ठीक है, दैहिक मांग, दोनों की बात एक ही है। ठीक, दैहिक मांग इस प्रकार से भी लिखा हुआ हो सकता है, तो दैहिक मांग भी वही है। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक सुन लो जिससे कि एग्जाम हॉल में आपसे गलती ना हो। ठीक है, ट्रिक क्या है समझो। अब देखो यहाँ पे एक बात और बता दूँ मैं, यहाँ पे देखो प्रेम संबंध की आवश्यकता है, तो यहाँ पे जो शब्द है वो चेंज होके आपको सामाजिक मांग भी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? सामाजिक मांग भी मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे दैहिक मांग भी हो सकता है और यहाँ पे सामाजिक मांग, क्योंकि बात एक ही है। तो आपको क्या याद रखना है, ये आपको समझना है। देखो आप सीधे सीधे ये ध्यान रखो, दशा, आप क्या ध्यान रखोगे? दशा, ये आपको ध्यान रखना है। दशा आत्मसिद्धि, दशा आत्मसिद्धि, ये समझो आपकी ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक है। अब दशा में पहला वाला दा है, इससे आ जाएगा दैहिक मांग। इससे स्टार्टिंग में क्या है? दैहिक मांग है, जो कि निम्न स्तर की मांग है। इसके बाद देखो सा है, सा से आ जाएगा सुरक्षा की आवश्यकता, या फिर कह सकते हो सुरक्षा मांग। ठीक है, इसके बाद देखो सा के बाद 2 डंडे लगे हैं, तो इसका मतलब ये समझो कि भाई 3 बार सा आएगा। क्या है? 3 बार सा आएगा, 3 बार सा, तो पहले में सुरक्षा हो गया, और दूसरी बार जब सा आएगा तो ये सामाजिकता हो गया, और तीसरी बार जब सा आएगा तो आपका ये सम्मान हो गया। ठीक है, सम्मान हो गया। और चौथे में क्या है? आत्मसिद्धि है। अगर इस तरीके से याद ना रहे तो आपको इस तरीके से याद रखना, इस तरीके से याद रखो। किस तरीके से? आपको याद रखना है DS3 और A, ये आपको ध्यान रखना है। D से मतलब दैहिक मांग, S से मतलब है आपकी, S से मतलब है सुरक्षा मांग, फिर S से मतलब है सामाजिक मांग, फिर S से मतलब है सम्मान की मांग, और A से मतलब है आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिएगा यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। ये है देखिए अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत। क्या है? अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत। ठीक, तो इसमें क्या है थोड़ा सा समझो। देखो अब्राहम मास्लो इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी अपने जीवन को बचाने के लिए किसी मांग या वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो वह उसे पाने के लिए अभिप्रेरित या फिर क्रियाशील हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे समझो मुख्य विचार क्या हैं। सबसे पहले आप मुख्य विचार को समझो। देखो किसी मांग या आवश्यकता के कारण व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। यही तनाव जो है वो अभिप्रेरणा को जन्म देता है। प्रेरणा के कारण व्यक्ति कार्य करता है और मांग पूरी होने पर क्या है? संतुष्टि मिलती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मांग सिद्धांत की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहली जो आपकी निम्न स्तर का कह सकते हो, निम्न स्तर की जो मांग है वो है मांग या फिर कह सकते हो आवश्यकता। जैसे किसी वस्तु या फिर स्थिति की इच्छा या मांग उत्पन्न होती है। ठीक है, स्थिति की इच्छा या मांग उत्पन्न होती है, तो ये जो है आपकी ये निम्न स्तर की मांग है, ये आपको ध्यान रखना है।
ये क्या है, निम्न स्तर की मांग है। यहीं से क्वेश्चन पेपर में बनता है। और ये जो आपकी है संतुष्टि या तृप्ति कह सकते हो, तो ये उच्च स्तर की मांग है। ये क्या है, उच्च स्तर की मांग है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है, सेकंड है तनाव, यानी मांग पूरी ना होने से मानसिक असंतुलन या तनाव उत्पन्न होना। नेक्स्ट देखिए अभिप्रेरणा, यानी मांग के कारण क्या है, प्रेरणा उत्पन्न होती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें वो है व्यवहार एक क्रिया, यानी व्यक्ति जो है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए इसमें कार्य करता है। नेक्स्ट है इसमें संतुष्टि तृप्ति, मांग पूरी होने पर क्या है, संतोष की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये क्रम आपको ध्यान रखना है, मांग आवश्यकता, फिर तनाव, इसके बाद अभिप्रेरणा, इसके बाद व्यवहार क्रिया करना, और इसके बाद क्या है, संतुष्टि या तृप्ति। तो ये चीज़ें कुछ आपको याद रखना है। ज़्यादातर आपको जो पॉइंट याद रखने हैं वो 3 पॉइंट याद रखने हैं, ज़्यादा इसमें कुछ भी याद रखना नहीं है। सबसे निम्न स्तर की मांग, सबसे उच्च स्तर की मांग, और अभिप्रेरणा मांग का सिद्धांत किसका है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी मास्लो को। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड 40 जो MCQ क्वेश्चन है वो लगाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो और जवाब दो। देखो क्वेश्चन कह रहा है, रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम के प्रकारों में सर्वाधिक जटिल अधिगम जो है कौन सा माना जाता है। संकेत अधिगम है, श्रृंखला अधिगम है, समस्या समाधान अधिगम है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है। देखो यहाँ पे समझो, सबसे जटिल अधिगम की बात कर रहा है, तो समस्या समाधान अधिगम गैने के अनुसार समस्या समाधान अधिगम है सबसे उच्च एवं जटिल स्तर का अधिगम है, क्योंकि इससे विद्यार्थी जो है पूर्व ज्ञान, नियम और अवधारणाओं का प्रयोग करके नई समस्या का हल निकालता है। तो आपका क्या हो जाएगा, समस्या समाधान अधिगम, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो और जवाब दो। क्वेश्चन कह रहा है, गैने के अधिगम सोपानों में पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना किस चरण से संबंधित है। तो किस चरण से संबंधित है, प्रदर्शन करना, अधिगम निर्देशन देना, स्मरण को उद्दीप्त करना, या फिर निष्पादन का मूल्यांकन। तो समझो, देखो स्मरण को उद्दीप्त करना गैने के जो है वो अनुदेशात्मक चरणों में सब में पहले सीखी गई बातों को याद कराना आवश्यक माना गया है। इसलिए नए ज्ञान पुराने ज्ञान से जुड़ जाता है और अधिगम जो है क्या है, प्रभावी बनता है। तो आपका सही जवाब क्या है, स्मरण को उद्दीप्त करना, सी ऑप्शन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मास्लो के आवश्यकता सिद्धांत में सम्मान की आवश्यकता किस स्तर पर होती है। प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर, चतुर्थ स्तर, या फिर पंचम स्तर। देखो यहाँ पे समझो, मास्लो के आवश्यकता सिद्धांत में सम्मान की जो आवश्यकता है वो चौथे स्तर पर होती है। इसलिए आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा और दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा इसमें शामिल होती है। तो ये क्या है, चतुर्थ स्तर होगा, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, स्वयं अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने प्रमुख रूप से किया है। स्किनर, मास्लो, कोहलर, या फिर थॉर्नडाइक। तो देखो, स्वयं अभिव्यक्ति या आत्म साक्षात्कार की अवधारणा मास्लो के मानवतावादी सिद्धांत का मुख्य भाग है। इसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का क्या है, पूर्ण विकास करना चाहता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत में इड किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वास्तविकता के सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, आनंद सिद्धांत, या फिर समायोजन सिद्धांत। बताइएगा। देखो, फ्राइड के अनुसार इड जो है वो जन्मजात एवं अचेतन भाग है जो तुरंत सुख प्राप्त करना चाहता है। यह नैतिकता या वास्तविकता की चिंता नहीं करता। तो ये क्या है, आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है, सी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लिए गए हैं, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखो, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष कौन सा है। इड है, ईगो है, सुपर ईगो है, या फिर अवचेतन है। अर्धचेतन होना चाहिए यहाँ पे। तो बताइएगा सही जवाब क्या है। यहाँ पे समझो, देखो सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो व्यक्तित्व का नैतिक भाग है। ठीक, यह सही गलत का निर्णय करता है तथा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार जो है कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सुपर ईगो, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझो
फ्रायड की मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं में गुप्तावस्था किस आयु में प्रमुख होती है? बताइएगा सही जवाब क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को हटाइए, अभी ये क्वेश्चन कराया भी नहीं था, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ओडिपस ग्रंथि का संबंध फ्रायड की किस अवस्था से है? मौखिक अवस्था, गुदा अवस्था, लैंगिक अवस्था, गुप्तावस्था, बताइएगा। तो ओडिपस ग्रंथि की बात हो रही है तो ये हो जाएगा लैंगिक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे कि भाई संवेग का शारीरिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? संवेग का शारीरिक सिद्धांत की यहाँ पे बात हो रही है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कैनन एवं बार्ड, जेम्स एवं लेगे, स्किनर या फिर पावलोव। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। सही जवाब क्या होगा? जेम्स एवं लेगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राथमिक संवेग माना जाता है? गर्व, ईर्ष्या, भय या फिर अपराध बोध, बताइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका भय होगा, सी ऑप्शन। क्योंकि भय एक जन्मजात एवं प्राथमिक संवेग है। यह व्यक्ति को संभावित खतरे से बचाने के लिए क्या करता है? सतर्क करता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी है? तो कितनी मानी है? आप कहोगे 14 मानी है। ठीक है, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियाँ 14 बताई थी। प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ एक विशेष संवेग जुड़ा होता है। तो जितनी मूल प्रवृत्तियाँ उतने ही संवेग। चलो अगला क्वेश्चन है देखिए, पलायन मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग संबंधित है? ठीक, तो देखो पलायन से संबंधित पूछ रहा है। ये क्रोध है, भय है, घृणा है, आश्चर्य है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपको क्रोध आएगा तो आप क्या करोगे? क्रोध आएगा तब तो आप युद्ध करोगे, तो ये होगा नहीं। घृणा आएगा, घृणा होगी तो आप नफरत करोगे लोगों से। आश्चर्य ये भी नहीं होगा। देखो भय, जब किसी से भय होगा ना तो आप पलायन कर जाओगे उस स्थान से। तो ये भय बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अभिप्रेरणा के मार्ग सिद्धांत में लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा को क्या कहा जाता है? चालक, उद्दीपन, मांग या फिर प्रतिक्रिया। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा मांग, क्योंकि मांग सिद्धांत में लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते को मार्ग कहा जाता है। व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उचित दिशा जो है चुनता है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गैने ने अधिगम के कितने अनुदेशात्मक घटनाक्रम बताए हैं? 5, 7, 9 या फिर 11। तो बताइएगा सही जवाब क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 9। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ, सुरक्षा की आवश्यकता पूरी ना होने पर व्यक्ति में संभवतः कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? आत्मविश्वास, चिंता, आत्मबोध, संतुष्टि, बताइएगा सही जवाब। देखो यदि सुरक्षा की आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति असुरक्षित या फिर चिंतित महसूस करता है। तो स्थिरता एवं सुरक्षा मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या है? चिंता, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रायड के अनुसार ईगो का मुख्य कार्य क्या है? नैतिक नियंत्रण, सुख प्राप्त करना, वास्तविकता से समायोजन या फिर दमन करना, बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो सी ऑप्शन होगा वास्तविकता से समायोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है दमन किससे संबंधित है? अधिगम सिद्धांत, रक्षा युक्ति, प्रेरणा सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत, बताइएगा। तो आप कहोगे जो दमन है ये किससे संबंधित है? रक्षा युक्ति, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। चलो अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, संवेग शब्द का अंग्रेजी प्राप्त इमोशन किस लैटिन शब्द से बना है? तो इमोशन की बात कर रहा है। मोटिव है या फिर इमोबियर है या मोशन है या फिर, चलिए ये तो होगा नहीं, तो सीधे सीधे समझो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस पे स्टार लगाओ। निम्न में से कौन सी अर्जित अभिप्रेरणा है? भूख, प्यास, नींद, उपलब्धि।
तो आप कहोगे जी भूख जो है जन्मजात है, अब प्यास जन्मजात है, नींद जन्मजात है, उपलब्धि क्या है, अर्जित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों 20वां क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कॉपी आपका लंबा हो रहा है तो चलिए देख लेते हैं। गहने के अनुसार बौद्धिक कौशल किस प्रकार के अधिगम परिणाम में आता है। तो चलिए संज्ञानात्मक रणनीति, मौखिक सूचना, दृष्टिकोण या फिर मोटर कौशल। सही जवाब क्या है? तो आप कहोगे सही जवाब जो है पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, संज्ञानात्मक रणनीति। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है मास्लो के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम किस प्रकार होता है, सरल से जटिल, जटिल से सरल, बाह्य से आंतरिक या फिर आकस्मिक रूप से। तो आपको बताया गया था पढ़ाते समय सरल से जटिल की ओर। मास्लो के अनुसार पहले निम्न स्तर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उसके बाद जो है वो उच्च स्तर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यही आपको समझाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग पूर्णतया अचेतन होता है, ईगो है, सुपर ईगो है, इड है या फिर चेतन मन है। बताइएगा। आप कहोगे सर सही जवाब होगा वो इड होगा, क्योंकि इड पूर्णतया अचेतन होता है, इसमें जन्मजात इच्छाएं और वासनाएं रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो। मातृत्व किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित माना जाता है। तो ये क्या है, संघ प्रवृत्ति, संग्रह प्रवृत्ति, शिशु रक्षा प्रवृत्ति या आत्मगौरव। आप क्या कहोगे, सी ऑप्शन सही होगा, शिशु रक्षा प्रवृत्ति, क्योंकि मातृत्व भावना शिशु रक्षा प्रवृत्ति से जुड़ी होती है। इसमें बालक की सुरक्षा एवं पालन पोषण की भावना होती है। तो 23 क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए 24वां क्वेश्चन देख लीजिए। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीडियो लंबा ना हो तो ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर लेते हैं। कैनन-बार्ड सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है, बुद्धि, स्मृति, संवेग या फिर सृजनात्मकता। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। आप कहोगे ये है साहब संवेग, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन गहने के अधिगम परिणामों में शामिल नहीं है। जो नहीं है वो आपको चुनना है। तो कौन सा नहीं है देखिएगा। देखो दृष्टिकोण तो है, मौखिक सूचना है, मोटर कौशल भी है, लेकिन बुद्धि लब्धि नहीं है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, मास्लो ने आवश्यकता सिद्धांत को किस आकृति द्वारा स्पष्ट किया है। वृत्त है, पिरामिड है, त्रिभुज है या फिर वर्ग है। तो आपका जवाब क्या है, वृत्त है नहीं, त्रिभुज है नहीं, वर्ग है नहीं, बल्कि क्या है, एक पिरामिड है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्राइड के अनुसार बालक की प्रथम सुखानुभूति किस अवस्था में केंद्रित होती है। तो सही जवाब आपको देना है मौखिक अवस्था है, गोदावस्था है, लैंगिक अवस्था, जनन अवस्था। तो आपका जवाब होगा वो क्या होगा, मौखिक अवस्था। क्या होगा, मौखिक अवस्था। फ्राइड के अनुसार जन्म के बाद प्रारंभिक सुखानुभूति मुख से संबंधित होती है, इसलिए इसे मौखिक अवस्था कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अब चलिए इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ठीक है। युद्धसा मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग कौन सा है। तो मैंने आपसे कहा था जब मनुष्य को क्रोध आता है तो वो युद्ध करने की सोचता है। तो युद्धसा यानी अर्थात लड़ने की प्रवृत्ति में क्रोध संवेग जुड़ा होता है। व्यक्ति विरोध की स्थिति में क्या है, आक्रामक हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन कह रहा है अभिप्रेरणा का मार्ग सिद्धांत मुख्य रूप से किस बात पर बल देता है। दंड पर, लक्ष्य प्राप्ति, वंशानुक्रम, परिपक्वता। बताइएगा। तो आप कहोगे क्या है, इसमें लक्ष्य प्राप्ति होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्ग सिद्धांत में व्यक्ति की प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य करती है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा प्रेरणा उतनी ही अधिक होगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन कह रहा है गहने का सिद्धांत मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। अधिगम एवं अनुदेशन, व्यक्तित्व विकास, नैतिक विकास या फिर भाषा विकास। तो आपका सही जवाब क्या होगा, अधिगम एवं अनुदेशन। तो मैंने आपसे कहा था टोटल में 40 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो 30 क्वेश्चन लगभग हो गए। तो यहीं पे वीडियो को दोस्तों करते हैं बंद, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो कुछ थोड़ी प्रॉब्लम समस्या आ सकती है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।